हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास हम लोग बैंकिंग का किए थे और आज भी हम लोग जो है बैंकिंग की वो कंटिन्यू सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा करने वाले हैं। नहीं तो क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, भैया कौन चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी? तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई जो है ऑथराइज्ड बॉडी है, वही जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है ना। तो वो सारा काम कौन करता है सर? आरबीआई करती है। देखिए ऐसा है कि आप लोगों का सिलेबस पे ना बहुत कम छाट के दिया हुआ है टॉपिक्स, ठीक है। जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पढ़ा, रीजनल रूरल बैंक स्पेशली मेंशन है आपका। लास्ट क्लास में हमने रिकमेंडेशंस पढ़े टंडन कमेटी और चोर कमेटी के। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है भैया मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो क्या है ना, इसको लिंक करने के लिए बहुत सारी चीजें आपकी बैंक के टाइप्स वगैरह या बहुत सारा चीज नहीं है। तो जो नहीं है उसको हम क्यों पढ़े भाई, फालतू में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो पढ़े हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि और डीप में पढ़ना है, ठीक है, और थोड़ा सा जान ले हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, वैसे ये तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर किसी की इच्छा हो कि भाई पढ़ लें, तो देखिए एक और चैनल है मेरा नेट वाला भैया करके, है ना। उसमें क्या है, मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराता हूँ कॉमर्स का। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड में स्टडी करना हो तो वहां पे भी जा सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आपका काम बन जाएगा। वहां पे भी मैं बैंकिंग ही पढ़ा रहा हूं, तो वहां से भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए आपका ये काफी है, अगर सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ये काफी है आपके लिए। चलिए चलते हैं क्लास में और शुरू क्या करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आइएगा जी, देखिएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, बेसिकली आप लोग हमेशा पूछते हैं कि भैया नोट्स कहां मिलेगा, तो नोट्स के लिए आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल जो है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। और इसके साथ साथ आपको कर लेना है इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना है जी प्रेस, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं, आप मैसेज करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 27 और कर रहे हैं बैंकिंग का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, जो आरबीआई अपने साइट पे भी लिखा हुआ है, उसको क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का काम करता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि भैया आपको मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी को। आइए इसको हमने नोट्स में लिख रखा है, उससे समझते हैं कि कैसे आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन रखती है ना। तो चलिए चलते हैं पहले नोट्स पे, आइएगा जी, समझिएगा क्या लिखा हुआ है, पहले इस बात को ध्यान से समझिए, है ना। ये देखिए ये, हाँ अब क्या करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले कौन ऑथराइज्ड है भैया कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को, तो आरबीआई। आरबीआई इज ऑथराइज्ड बॉडी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रहे, ना बढ़े ना ज्यादा कम हो। अब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो भी नुकसान, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी नुकसान। कैसे, आइए जानते हैं। तो वही कह रहा है, आइए समझते हैं कि मनी सप्लाई यानी कि पैसे का फ्लो, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, और पैसा बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा। यानी कि पैसा हमको जरूरत है 100 रुपया का, मिल जाए 120 रुपया, तो हम क्या उसका इंप्लीकेशन होगा। और अगर मान लेते हैं कि हमको चाहिए 100 रुपया और हमको 80 रुपया ही मिले, तो हम क्या कर पाएंगे, आइए उसकी जानकारी लेते हैं। पैसे का फ्लो किसी भी इकोनॉमी में कैसे होता है, तो हम क्या समझेंगे कि मनी सप्लाई यानी पैसे का फ्लो किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में कैसे होता है। तो कहता है जस्ट सपोज कीजिए, क्या बोल रहा है कि जस्ट सपोज कि आपको पैसा ज्यादा की जरूरत है और मिले बहुत कम। मान लो आपको जरूरत है 100 रुपया का और आपको 80 रुपया दिया जाए, क्या करेंगे आप, आइए जानते हैं। दूसरा क्या है, बोला जब कम पैसे की जरूरत हो और मिल जाए आपको बहुत ज्यादा, है ना, तो अब ज्यादा मिल जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, आइए चेक करते हैं। देखिए मनी सप्लाई क्या है, पैसे का फ्लो, है ना, कि कैसे पैसे का फ्लो हो रहा है, कैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं। आप सपोज करिए, एक बात समझिएगा, ठीक है, पैसा आपको मान लेते हैं किसी भी चीज को आपको खरीदना है, आपको चाहिए 100 रुपया, ठीक है, और आपको आपके पापा बोले अरे यार लो ना यार 120 रुपया लो, तुम टेंशन काहे के लिए लेता है ना। आप क्या करेंगे, आप एकदम चौड़े में जाएंगे मार्केट में, बोलेंगे अरे मेरे को 100 रुपया चाहिए था, वो बोलेगा भैया 110 रुपया, बोलेगा लो ना यार 120 रुपया ले लो। मतलब तो आपने 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में खरीद लिया।
आपने डिमांड बढ़ा दी, प्राइस भी बढ़ा दी झूठ मूठ का, और इसी वजह से महंगाई बढ़ गई, है ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, तो आइए उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब फिर सोचिए, अब आप एकदम एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपको ना घर में जैसे बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली झारखंड के हैं, तो मुझे लगता है कि 5,000 रुपया तो आपको लग ही जाता होगा। अगर आप बाहर में रहते होंगे तो 4 से 5,000 रुपया में आप गुजारा कर लेते होंगे। बहुत सारे घर वालों से आपको क्या है ना 3,500 मिलता होगा, 3,000 मिलता होगा, तो उसमें भी आपको गुजारा करना पड़ता होगा। तो अब आप क्या करते होंगे, अब हमेशा पैसा बचाने की कोशिश करते होंगे। जैसे जो सामान 100 रुपए का है ना, आप सोचते होंगे यार वो 80 रुपए में हम खरीद लें, है ना। जब पैसा कम रहेगा तो आप सोचेंगे कि भाई किस तरह से पैसा बचाया जाए। मतलब अगर आप किसी मिठाई वाले दुकान में जाएंगे और आपको 10 रुपए का मिठाई दे रहा होगा, बोलेगा भैया 8 रुपए लगाओ, है ना। लेकिन अगर आपका पैसा मान लो आपको 5,000 की जरूरत है, आपके घर से 10,000 रुपया आ रहा है, तो भैया आप जाओगे दुकान में, प्राइस भी नहीं देखोगे, डायरेक्ट बोतल उठाओगे, पानी पी लोगे और बोलोगे कितना पैसा, 25 रुपया ले लो, कितना पैसा, 50 रुपया ले लो। तो ये कब, ये जब पैसा ज्यादा है, वही चीज है। अब आगे आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पैसा चाहिए 100 रुपया, ठीक है, और मिल गया 120, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा पहले इसको समझते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, मतलब एक्सेस मनी हो गया आपके पास, क्या हो गया, ज्यादा पैसा हो गया। पैसा ज्यादा हो गया तो भैया हम हो गए अमीर, ठीक है, पैसा ज्यादा हो गया तो हो गए अमीर, और अमीर हो गए तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब खरीदने की क्षमता जो थी वो बढ़ गई। हम 100 रुपए का सामान 110 में भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खरीद लेंगे, है ना। तो वो वाला, अब उसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया आपका, तो भैया डिमांड ज्यादा, डिमांड बढ़ गया नहीं, डिमांड ज्यादा हो गया। अब डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई से डिमांड ज्यादा अगर हो गया तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, आपका पैसा कमी है ही नहीं, परचेजिंग पावर, आपका क्षमता बढ़ गया, आपका कोई भी और फैक्टर है वो बढ़ गया, तो भैया प्राइस तो बढ़ेगा ही, मनी सप्लाई की वजह से। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्या हो गया, महंगाई आ गई, है ना। आपने 100 रुपए का सामान 110 में खरीद लिया तो प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ गया तो महंगाई आ गई। अब महंगाई आ गई तो भैया जो गरीब इंसान था, जिसके पास पैसे की कमी थी, वो बेचारा नेसेसिटीज से वंचित रह जाएगा। मतलब उसके पास नेसेसिटीज की कमी हो जाएगी, नहीं खरीद पाएगा वो चीजों को। तो ये भी गड़बड़ वाला फेज है ना। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होता है जहां महंगाई का रेट जो है, मतलब जो नॉर्मल रेट है उससे बढ़ गया है, ऐसा सिचुएशन जहां रेट बहुत ज्यादा हो गया है और उसको कंट्रोल करना है, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब ये तो हो गया भाई साहब, जब आपका 100 रुपया था और 120 100 रुपया आपको चाहिए था और आपको 120 रुपया मिल गया। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं, क्या सिचुएशन है, आइए समझते हैं। देखिए अभी आपको पैसा कितना चाहिए था, 100 रुपया, और मिला कितना, मात्र 80 रुपया मिला। कितना मिला, 80 रुपया। अब इसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट मनी, यानी आपके पास पैसा का कमी हो गया। जी बिल्कुल। तो आपकी परचेजिंग पावर भी कम हो गई, मतलब आप सामान कब खरीदने पाएंगे, कैपेसिटी कम हो गई आपकी, और जब कैपेसिटी कम तो डिमांड भी कम, यानी कि डिमांड जब कम हो गया सप्लाई से, तो भैया प्राइस कम हो गया। अब छोटा सा बात सोचो ना, कि आप किसी मिठाई दुकान में जाओगे, ठीक है, पैसे कम है मार्केट में पैसा कम, तो मिठाई दुकान वाला बोला कि इतना, कि 10 रुपया, कोई नहीं खरीद रहा है उसको, कोई नहीं खरीद रहा है उसको। तो भैया ये मिठाई दुकान वाला भी सोचेगा ना कि यार ये 10 रुपया शायद ज्यादा है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेट 7 रुपया कर देते हैं। तो क्या होगा, फिर डिमांड भी उसका एक तो कम हो गया, पर डिमांड कम हो गया और सप्लाई ज्यादा हो गया, मतलब इसकी वजह से तो मिठाई पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो दुकानदार क्या करेगा, प्राइस को कम कर देगा, और प्राइस को कम कर देगा तो भैया क्या सिचुएशन आ जाएगी, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। डिफ्लेशन वो सिचुएशन होता है जहां पे रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर को प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा। मतलब मिठाई वाला का कॉस्ट पड़ जा रहा है 8 रुपया, अब मिठाई खराब होने की वजह से वो क्या कर रहा है, आपको 7 रुपए में बेच दे रहा है, तो प्रोड्यूसर का प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा, और प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन मतलब मिठाई बनेगा ही नहीं, और मिठाई नहीं बनेगा तो हमारी ग्रोथ जो है, जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कम होगी, और हमारा ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये बहुत सारे मेजर्स अपनाती है, बहुत सारे टूल्स को अपनाती है ना। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि मनी सप्लाई को हमेशा क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही खराब सिचुएशन है, आपको हमेशा कंट्रोल बैलेंस करके चलना चाहिए, नहीं जी। चलिए, तो इसीलिए क्या बोला कि इसीलिए मनी सप्लाई का ज्यादा या कम होना दोनों ही खराब है, और आरबीआई डिफरेंट टूल्स के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जैसे मनी, अब देखो डिफरेंट टूल्स हम पढ़ेंगे भी आगे, नोट्स में है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्या होता है,
आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं, है ना, तो वो टूल्स को अपनाती है और उस टूल्स के थ्रू फिर क्या करती है, उस पर कंट्रोल करती है। वो कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए अब चलते हैं बुक पे, है ना, अब समझते हैं बुक से। आई क्या कह रहा है, कह रहा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो। अभी हमने देखा कि कैसे प्राइस स्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही थी, जब हमारे पास ज्यादा पैसा हो जा रहा था और जब हमारे पास कम पैसा हो रहा था। बात समझ में आया जी। कह रहा व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, और उसकी वजह से ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ा ये भी हमने चेक कर लिया था, नहीं जी सर। अब कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमिक। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो किसी भी कंट्री के सेंट्रल मतलब बैंक जो होता है वो देखता है इसको, है ना। चलिए कह रहा था पॉलिसी इन्वॉल्व्स एन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क which uses certain instruments and targeting mechanism to achieve macroeconomic objectives like price stability, reviving consumption, growth and liquidity। तो ये सारा चीज क्या है कि भैया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को देखता है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के तहत, मैकेनिज्म के तहत वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है ना उसको अचीव करता है। कैसे, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके, कंजम्पशन को देखकर, ग्रोथ को चेक करके, ये सारा काम करता है कौन, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी। तो क्या है, कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग monetary policy. This responsibility explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act 1934। सॉरी, क्या है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ है, मेंशन कैसा है, कौन से एक्ट में, आरबीआई एक्ट 1934 में। क्या कह रहा है, कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी दस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स under the control of the central bank to regulate the magnitude of such interest rates, money supply and availability of credit with a view to achieve certain objectives of economic policy। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। अब देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब वैसे तो 3 ऑब्जेक्टिव बेसिक्स होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी को देखना। उसके बाद बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी काम बनाती है। लेकिन अभी यहाँ 3 जो बेसिक चीजें वो बताया गया। अब देखो, एक तो प्राइस स्टेबिलिटी, ये पहला वाला हम लोग देख ही चुके थे। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ग्रोथ की बात तो हुआ था ना, क्योंकि अगर प्राइस की वजह से ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट था ये भी हमने देखा अभी कि प्राइस अगर बहुत कम हो जाता है तो हमारा ग्रोथ भी रुक जाता है, और प्राइस बहुत बढ़ेगा तो भी ग्रोथ में फर्क आ जाती है ना। चलिए उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, फिर कह रहा है इनकरिंग जॉब ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू इट्स नेचुरल रेट। तो नेचुरल रेट में अगर रहेगा तो हमारे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार रहेगा, बेरोजगारी कम होगी, है ना। और अगर बहुत ज्यादा भी हुआ तो भी दिक्कत होगी और बहुत कम भी हुआ तो भी परेशानी आएगी। अब देखिए ये तो बात फैक्ट है कि चलो ठीक है आरबीआई तो सारा चीज देखती है, लेकिन क्या इसके लिए कोई कमेटी है सर, इसको कौन बनाता है बेसिकली। अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी को तो बनाता कौन है, देखिए पहले तो आरबीआई ही बनाती थी, आरबीआई के अंदर होते थे, लेकिन 2016 के बाद इसका एक नाम दे दिया गया जिसको कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस पे ना एक थोड़ा सा इसमें मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगा, क्या कहानी है इसका। देखिए ऐसा पहले इसमें क्या हुआ, बातचीत हुई तो बोला कि ऐसा है भाई साहब, गवर्नमेंट बोला और आरबीआई दोनों के बीच में ना बहस हो गई, क्योंकि आरबीआई की इंडिविजुअल बॉडी है, गवर्नमेंट तो अलग है। अब आरबीआई की बात और जब गवर्नमेंट से मैच नहीं होने लगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच हो गया झगड़ा। बोला भाई हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, तो गवर्नमेंट बोला क्या, गवर्नमेंट और आरबीआई बोला देखते हैं क्या होगा। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट का भी इसमें क्या बोलते हैं इसको, एंट्री होने लगा। तो बोला भाई साहब कैसे एंट्री करोगे तुम, तो ये तो मेरे हाथ में। बोला नहीं, अब से क्या होगा, हम नया कानून बनाएंगे और उसमें क्या होगा, उसमें बातचीत होगी, और बातचीत में ये होगा कि भैया कानून के अंतर्गत हम ये भी रखेंगे कि मेरे तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट वाले और आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और दोनों मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या डिसीजन हुआ कि भैया 3 जो है गवर्नमेंट वाला रहेगा और 2 जो लोग हैं आरबीआई के रहेंगे। तो आरबीआई वाला भी झगड़ा कर दिया, बोला नहीं, अगर हम 2 रहेंगे और तुम 3 रहो तो तुम्हारा ही बात हो जाएगा, सब कुछ तो तुम्हारे ही रह जाएगा, तो फिर मेरा क्या फायदा। तो फिर डिसीजन हुआ कि नहीं, 3 जो है वो रहेंगे आरबीआई की तरफ से और 3 रहेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि 6 लोगों की टीम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। अब कौन है 6 लोग, आगे देखिए, आइए समझते हैं।
देखिएगा, कह रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ओरिजिन का है अंडर सेक्शन 45Z बी, इसके तहत इसको किया गया ऑफ द अमेंडमेंट इन 2016 आरबीआई एक्ट 1930 में अमेंडमेंट किया गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोला वो गलत नहीं किया, अमेंडमेंट किया गया कब? 2016 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो 6 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर इसलिए गया कि 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्दर सेक्शन 45Z लेज डाउन दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो ये डिसाइड करेगी कि जो क्या रेट रिक्वायर्ड होना चाहिए इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए, है ना। तो ये बात चीज है। तो कह रहा है डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक। किस पे रहेगा? बैंक पे रहेगा, आरबीआई पे रहेगा। ठीक है, डिसीजन मेन आरबीआई पे रहेगा, लेकिन 3 लोग रहेंगे। देखो कौन कौन सा रहेगा, कौन कौन लोग होंगे, क्या कंपोजिशन होगा जिसमें वो लोग रहेंगे। तो 6 लोग कौन कौन होंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है सेक्शन 45ZB सेज द एमपीसी 6 मेंबर, 6 मेंबर रहेंगे। तो आप पहला आरबीआई गवर्नर एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर रहेगा इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नोमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, और एक जो सेंट्रल बोर्ड जो होगा आरबीआई का उसके तहत जो ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाएगा वो रहेगा। तो 3 ये रहेंगे, और 3 पर्सन जो होगा अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देख लो 3 पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का और 3 पर्सन आरबीआई का। बात समझ आ रहा है? ये सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट मत समझना है इसको। सेंट्रल बोर्ड आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होगा उसके तहत उसको अपॉइंट किया जाएगा ऑफिसर को, एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर। तो ये 3 लोग होंगे, और 3 लोग जो होंगे वो बैंक गवर्नमेंट के लोग होंगे। तो 3 गवर्नमेंट और 3 आरबीआई, 6 लोग। कह रहा दिस कैटेगरी अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी फ्रॉम द पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी। तो बोल रहा है 3 पर्सन जो आएंगे ना वो ऐसा वैसा नहीं आएगा, जिसको नॉलेज होगा बैंकिंग का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, वही लोग होंगे, और जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वही इसमें आ सकते हैं, और वही इस जो कमेटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बात समझ में आ गई जी। तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कहानी। अब चलिए अब बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, ये तो भाई साहब टूल्स की बात कर रहा है बेसिकली। ये क्या है? ये टूल्स है ना, जो जिसकी बात मैं करने वाला था। ठीक है, कि 2 तरीके के टूल्स होते हैं जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, मतलब आरबीआई जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, कंट्रोल करती है। आइए क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इज नॉट मेरली वन ऑफ द क्रेडिट रेस्ट्रिक्शन but it has also duty to see the legitimate credit requirements are met, and at the same time credit is not used for unproductive and speculative purpose. RBI has the various weapons of monetary control. By using them it hopes to achieve the monetary policy. तो देखो एक तो देखो प्राइस वाला तो काम, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक तो प्राइस वाला चीज था ही कि भैया प्राइस स्टेबिलिटी कैसा हुआ है। उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई के पास ना बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे हथियार हैं कि वो क्या करे, वो कंट्रोल कर ले, मॉनेटरी कंट्रोल कर ले। जब चाहे तब बैंक को अपने हाथ में ले ले, जब चाहे मार्केट में पैसा का हड़ताल कर दे, और जब चाहे तो मतलब क्या कर दे, बैंकों में पैसा ओवर कर दे। कैसे? आइए पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। देखिएगा उसके बाद समझेंगे कि क्या कैसे क्या होता है। देखिएगा आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हो गया जी, ये हो गया जी इन्फ्लेशन की स्थिति। अभी मान लीजिए, और आरबीआई क्या करेगा, और जब डिफ्लेशन की होगी, डिफ्लेशन की, ठीक है। अब क्या है कि आरबीआई क्या करती है, ध्यान से समझिएगा। आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट लगा देती है, बैंक रेट लगाती है ना। अभी पढ़ेंगे बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट भी लगाती है। ठीक है, रेपो रेट लगाती है। ठीक है, मैं 2-3 लिख दे रहा हूं, एसएलआर और सीआरआर, चलो इतने ही के पे बना देते हैं हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो जब इन्फ्लेशन कैसे आता है, ये बात ध्यान से समझिएगा। देखिए जब बैंक रेट क्या करती है, आरबीआई इंक्रीज कर देती है। क्या करती है, बैंक रेट होता है ऐसा रेट जो आरबीआई को मतलब किसी कमर्शियल बैंक जब कोई लोन लेती है तो उसके बिहाफ पर उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो
मान लो बैंक रेट क्या हुआ भैया, कमर्शियल बैंक लोन ली, अब क्या किया आरबीआई, उसका रेट को इंक्रीज कर दिया। अब भैया बैंक रेट अगर इंक्रीज हो गया तो लोन क्या हो जाएगा, लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्यों, क्यों महंगा होगा लोन, क्योंकि बैंक रेट भैया, मान लो आरबीआई किससे मतलब बैंक किससे पैसा लेती है, जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा लेती है आरबीआई से। आरबीआई क्या करेगा, अब उसी बैंक रेट को कर देगा महंगा, मतलब बढ़ा देगा। अब जब उसको उस रेट को बढ़ा देगा तो भैया बैंक घर से थोड़ी लोन देगी, घर से सस्ते में थोड़ी देगी, तो बैंक लोन भी क्या हो जाएगा, महंगा। अब लोन महंगा हो जाएगा तो भाई परचेजिंग पावर कम हो जाएगा ना। परचेजिंग पावर मतलब सर हमको लोन, मान लो कि हम लोन लिए 1 लाख रुपए का, और पहले 10% लोन पे मिलता था तो हमको इंटरेस्ट 10% देना पड़ता था, अब 20% देना पड़ रहा है। मतलब अब तो मेरे पास 80% का ही ना बचत में ये रहा, पैसा तो मेरे पास ज्यादा लग गया इंटरेस्ट हमको, तो इंटरेस्ट ज्यादा लग गया तो मेरे पास पैसा आएगा कम, पैसा कम आएगा तो मेरा परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो भैया प्राइस खुद ही कम हो जाएगा। अभी देखे थे ना कि हम लोग परचेजिंग पावर क्या किए थे कि भैया पैसा मेरे पास कितना 100 रुपए की जरूरत था और हमको 80 रुपए मिला। जब 80 रुपए मिला तो मेरा परचेजिंग पावर कम हो गया था, और परचेजिंग पावर कम हो गया तो प्राइस ऑलरेडी कम हो गया था। सेम काम इधर होगा, जस्ट अपोजिट, कि अगर बैंक रेट डिक्रीज कर देगा, ठीक है, तो यहां लोन हो जाएगा सस्ता। क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा सस्ता, और लोन सस्ता हो जाएगा तो परचेजिंग पावर हमारा बढ़ जाएगा। क्यों कि भैया पहले 10% हमको देना पड़ता था, पैसा हमको कम मतलब जो है वो कम ही मिलता था, अब हमको 5% देना पड़ रहा है, पैसा हमको ज्यादा मिल रहा है, तो पैसा ज्यादा मिल रहा है तो परचेजिंग पावर मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। और जब परचेजिंग पावर बढ़ गया तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। परचेजिंग पावर बढ़ गया तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अब बताया था ना आपको, ठीक है, कि परचेजिंग पावर जब मेरे पास 100 रुपए की जगह 120 रुपए आ जाएगा तो हम सोचेंगे 110 रुपए का सामान खरीदने में, नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए मेरा क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी तो यहाँ प्राइस कम होने की वजह, कम हो गया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और यहाँ प्राइस बढ़ जाने की वजह से जो डिफ्लेशन की सिचुएशन थी, यानी कि डिफ्लेशन वो ऐसा सिचुएशन होता है जहां प्राइस कम हो गया है उसको कंट्रोल करना है। तो जब प्राइस कम हो गया था और यहाँ की बैंक रेट बढ़ा देने की वजह से क्या, सॉरी बैंक रेट घटा देने की वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ने की वजह से डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो आराम से ठीक हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे तो प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो जाएगा तो भैया इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो ये भी मेजर्स अपनाती है कौन, आरबीआई। सेम रेपो रेट के साथ भी है, सेम आपका एसएलआर के साथ भी है, और सेम आपका सीआरआर के साथ भी है। तो ये क्या होती है सीआरआर, एसएलआर और ये सारी चीजें, आइए हम चलिए पढ़ते हैं। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं ज्यादा इसको पढ़ने वाला नहीं, मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पीडीएफ में पढ़ने वाला नहीं। देखिए जनरल वन कह रहा है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, जो क्वांटिटेटिव के फॉर्म में हो ना, क्वांटिटी मतलब होता है परसेंटेज के फॉर्म में, सिंपल सा बात समझिए, ठीक है। और कुछ ऐसा मेजर्स होता है जो क्वालिटी के फॉर्म में होता है। जैसे अगर कुछ आरबीआई को लगा कि नहीं ये कुछ बैंक गलत कर रहा है, तुरंत एकदम क्या करेगी, एक्शन लेगी उसके खिलाफ में, कुछ मॉरल इश्यू कर देगी, है ना। जैसे बेसल नॉर्म्स आया था ना, बेसल नॉर्म्स की चर्चा तो मैंने शायद नहीं करी है, बट बेसल नॉर्म्स बस इतना जान लीजिए एक तरह का नॉर्म्स है जो पूरे इंडिया में हर बैंक के लिए कंपलसरी है, तो वैसा कुछ नॉर्म्स लगा देगी। बात समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ मेजर्स अपनाएंगी जब क्वालिटी की बात हो, जब क्वांटिटी की बात हो तो वो रेट वगैरह को इंक्रीज कर देंगी। आइए समझते हैं क्या होता है। क्या कह रहा है, इन इंडिया द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई कंट्रोल over the credit structure has been provided under the Reserve Bank RBI Act 1934, है ना। और उसके साथ क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स आर यूज्ड टू मेंटेन प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। प्रॉपर क्वांटिटी मतलब जो हम लोग लोन लेते हैं देते हैं, या फिर पैसा को कंट्रोल करने के लिए, मनी को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर क्रेडिट के लिए मनी सप्लाई का मार्केट में इस मेजर्स का यूज करती है कौन, आरबीआई। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरल क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स आर, कौन सा, पहला बैंक रेट पॉलिसी। हम इनको बताएंगे कि बैंक रेट क्या होता है। अभी तो बताया कि सर बैंक रेट वो होता है कि जब आरबीआई क्या करती है ना, लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो उसके बिहाफ पे वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी ना, दैट रेट इज नोन एज क्या सर, बैंक रेट। बात समझ में आया जी सर।
बात में। और ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो आप इसको पढ़ने की जरूरत है, एक बार चलो पढ़ लेते हैं फटाफट। कह रहा बैंक रेट इज द रेट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो बैंक रेट इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट कॉल रेट। देखो वही चीज है ना कि आरबीआई क्या करती है, लोन देती है कमर्शियल बैंक को, दैट्स इट। इसके बाद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है ना, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जब आरबीआई सेल करती है या परचेज करती है तो वो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यहां भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। देखो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज in open market and in order to expend or contract amount of money in the banking system। तो देख रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करती है, परचेज और सेल करती है, और उस तरीके से भी सेम यही प्रोसीजर, इसको देख लो सेम यही प्रोसीजर। अगर यहाँ गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज लिख दो सिर्फ, ठीक है, और सेम यही प्रोसीजर फॉलो करो कि भैया अगर गवर्नमेंट का सिक्योरिटी परचेज कर लिया, ये हाँ यहाँ परचेज कर लिया तो ये कहानी, और सेल कर दिया तो ये कहानी, ठीक है, बस और कुछ दिमाग में नहीं लगाना। तो यही कहा। अब तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है सीआरआर, बताइए क्या होता है सीआरआर। तो ये सर कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दो प्रकार के लीगल रिजर्व रेशियो हैं। क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये क्या होता है, आरबीआई क्या कहती है कि भैया आपके बैंक में, अगर मतलब आपके बैंक में मतलब कोई भी बैंक में, कोई भी कमर्शियल बैंक में अगर आपके पास डिपॉजिट आता है तो आप सारा पैसा उसको फिर रीलोन नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 10,000 रुपए बैंक में, किसी बैंक में जमा किए, मैंने जमा किया, ठीक है, मान लो मैंने बैंक में 10,000 या 20,000 जमा किए। अब उस बैंक 20,000 क्या करेगी, घर में रखेगी, नहीं, घर में रखेगी तो हमको इंटरेस्ट कैसे देगी। तो उस बैंक में क्या करेगा कि आरबीआई क्या करे, सॉरी बैंक क्या करेगी, बैंक उसको फिर लोन पे लगा देगी। मतलब जिसको पैसे की जरूरत है उसको जाके दे देगी, मेरे पास बहुत पैसा, मैंने पैसा जमा कर दिया, ठीक है। अब वो बैंक, यही आरबीआई कहता है कि आप सारा का पैसा जो डिपॉजिट मिला आपको, वो सारा का सारा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। कुछ पैसा आपको कैश में अपने पास रखना होगा और कुछ पैसा जो है आपको कैश में हमको जमा करना पड़ेगा, यानी कि आरबीआई को देना पड़ेगा। तो यही दोनों रेशियो निकल के आया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जब कुछ परसेंटेज एंड एनडीटीएल का नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, अब एनडीटीएल क्या है, तो ये बेसिकली हम लोग 4 तरीके के अकाउंट्स को पढ़ते हैं ना, कौन कौन सा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। तो नेट टर्म डिमांड लायबिलिटी, ये दोनों जो चारों चीजें इसी में आते हैं। तो ये सारा इससे जो पैसा आएगा, ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज, ठीक है, आरबीआई को आपको सबमिट करना पड़ता है कैश के फॉर्म में। आपको मतलब बैंक को सबमिट करना पड़ता है कैश के फॉर्म में, उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और जब कुछ परसेंट बैंक डिपॉजिट का खुद के पास रख लेती है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बात समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। जब बैंक, ठीक है, के पास डिपॉजिट आया, पैसा कुछ परसेंट अपने पास रख ली, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और वही पैसा कुछ परसेंट जब आप दे दी आरबीआई को रखने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो, दैट्स इट। बात समझ में आ गया जी सर। चलिए, तो कह रहा था कैश रिजर्व रेशियो इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। Under the RBI Act of 1934, every commercial bank has to keep certain minimum cash with RBI, and the RBI is empowered to vary the CRR between 3 and 15%। 3 से 15% तक CRR होता है, ठीक है। A high CRR reduce the cash of lending law, increase the cash lending। ये तो देख लो वही बात है ना कि कैश रिजर्व रेशियो किसके लिए है भैया, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए है ना। और CRR किसको बोलते हैं भाई, जो पैसा अपने पास पैसा जो रखता है कौन, आपको क्या बोलते हैं, आरबीआई। Statutory liquidity ratio. Under the SLR, the government has imposed an obligation on the bank to maintain a certain ratio to its total deposit with the bank itself in the form of liquid asset, cash, gold और other securities। तो जब वही बात बोला ना कि स्टैट्यूटरी एसएलआर क्या कि भैया जो पैसा डिपॉजिट आया, कुछ पैसा अपने पास रख लो एसएलआर, और कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रख दो सीआरआर, खत्म। अब आ जाइए रेपो और रिवर्स रेपो रेट। देखिए रेपो और रिवर्स रेपो रेट को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं।
ध्यान से समझिएगा, मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने ये चीज सुना होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये चीज नहीं सुना होगा। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑफर्ड रेट। क्या होता है? रीपर्चेज ऑफर्ड रेट। अब ये रीपर्चेज कहां से होगा? देखो लॉजिक लगाओ, हर चीज में लॉजिक लगाना बड़ा जरूरी होता है। रीपर्चेज ऑफर रेट कहने का क्या मतलब है कि रीपर्चेज कौन करेगा भाई? तो यहां ये कहानी है कि कमर्शियल बैंक को जब कभी भी किसी लोन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो आरबीआई से कहती है कि भाई साहब ऐसा है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पापा जी हैं, तो आप मेरे से ना सिक्योरिटीज ले लीजिए और उस सिक्योरिटीज के बिहाफ में मुझे लोन दे दीजिए कुछ दिनों के लिए, और जो लोन मैं लूंगा, ठीक है, उसका कुछ परसेंट डिसाइड कर लीजिए, उतना परसेंट मैं दे दूंगा, ठीक है। अब जब मेरे पास पैसा आएगा मैं अपनी सिक्योरिटीज वापस ले जाऊंगा और आपको अपना पैसा दे जाऊंगा विद अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो जो सर्टेन रेट है वही कहलाता है रीपर्चेज्ड ऑफर रेट, कि भैया कमर्शियल बैंक ये वादा करती है कि हम अपने सिक्योरिटीज को जो आपको दिए हैं वो अपने से वापस ले लेंगे और उसके बिहाफ में एक सर्टेन रेट पे करेंगे, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। बात समझ में आया? तो यहां कमर्शियल, इसीलिए लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि भैया कमर्शियल बैंक क्या करती है, लोन ले लेती है और उसके बिहाफ में एक सर्टेन रेट पे करती है, उसको बोलते हैं। लेकिन रीपर्चेज्ड ऑफर रेट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ? जस्ट ठीक अपोजिट। यही काम अगर आरबीआई को पैसा की जरूरत पड़ी, वो कमर्शियल बैंक के पास गया, बोला 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 ऐसा ऐसा भाई, ऐसा ऐसा है, हम भी तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना, हमको भी जरूरत है, हम भी तुम्हारा पप्पा है, हमको भी जरूरत है, हमको भी पैसा दो, है ना, हमको भी पैसा दो, तुमको तो हम मदद किए थे ना एक टाइम में, तुम भी हमको भी पैसा दो। बोला ठीक है, जितना तुम रेट लिया था हम भी लेंगे। बोला ठीक, दे देंगे। दैट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। बात समझ में आया? कोई दिक्कत आई? देखते हैं कह रहा है इन डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट फ्रेंड्स द रेपो एंड द रिवर्स रेपो रेट्स आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट। द रेपो मींस द सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। क्या बोला? सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो इज अ स्वैप डील इन्वॉल्विंग द इमीडिएट सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड साइमल्टेनियस परचेज ऑफ दोज सिक्योरिटीज at a future date at a predetermined price. Repo helps the commercial bank to acquire funds from RBI by selling securities and also agreeing to purchase at a later date. देखो बाद में बोला ना वही चीज कि भैया हम दोबारा तुमसे खरीद लेंगे, वो सर्टेन रेट देंगे और उसी सर्टेन रेट के बाद फिर जो है तुमसे हम अपना पैसा, अपना सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। चलिए रिवर्स में क्या बोल रहा है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट दैट बैंक्स गेट फ्रॉम आरबीआई for parking their short-term excess funds with the RBI. Repo and reverse repo operations are used by RBI in its liquidity adjustment facility. RBI contract credit by increase the repo and reverse rate by decreasing them in expand credit. तो ये बेसिक सिंपल सा चीज था रेपो और रिवर्स रेपो, है ना। चलिए अब है कुछ सेलेक्टिव क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। यहां देखो ये तो था सारा पैसा वाला बात, ठीक, पैसा वाला बात में मान गया तो ठीक, ठीक है। कुछ है सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। मतलब आप क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैसा से भी तुम नहीं मानोगे तो भैया, जैसे अब एक बात बताओ, सिंपल सा बात बताना, ठीक है। जैसे पापा ने बोला ना बेटा से, तुम लोगों को भी कहते होंगे कि बेटा मान जाओ मान जाओ मान जाओ, और जब नहीं माने पकड़ के मारे चाट हिले जाओगे, करते हैं ना, पड़ती है ना चाट, खाया हो ना पप्पा से। तो वही काम है ये क्वालिटेटिव, कि भैया जब क्वांटिटी से नहीं मान रहा, बात पहले प्यार से मान लिया भाई, ले 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 नहीं माना, तो क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स भी लगाती है, पैरों में बांध देती है हथकड़ी। क्या होता है ये देखते हैं। अब देखिए सीलिंग ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सील कर देती है ना कि भैया अब ये चीज तुम इतना से ज्यादा नहीं दे सकते हो, ये काम कर दिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है कि भैया प्रॉफिट जो होगा 80% हमी को दे दो, 70% हमी को दे दो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ जाता है क्रेडिट कंट्रोल, तो भी क्रेडिट का क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। आइए देखते हैं, कह रहा है अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू सेलेक्टेड बोरोवर्स फॉर सेलेक्टेड पर्पस, किसी किसी के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द यूज टू विच द कंट्रोल ट्राई टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट एंड द डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्रेडिट फ्लो द सेलेक्टिव कंट्रोल्स आर। तो सबसे पहला सीलिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को सील कर देना कि भैया इतना ही तक उधार दे सकते हो, इससे ज्यादा उधार नहीं दे सकते, बात खत्म। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम आगे कुछ बोल दो। तुम्हारे पप्पा जी ने एक बार बोल दिया कि भाई 4000 देंगे, रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, क्या करोगे, रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। वही चीज है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, बोला ऐसा है बेटा पैसा तो हम दे रहे हैं लेकिन याद रखो ज्यादा लेंगे, बात खत्म। ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है देखो,
कह रहा मार्जिन मींस दैट द पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू इनकरेज और डिस्करेज द फ्लो ऑफ क्रेडिट पर्टिकुलर सेक्टर, इट वेरीज 20 to 80%। सोचो 20 से 80% तक मार्जिन आपको मांग लेता है, तो आपके साथ अत्याचार तो हो रहा है नहीं, तो ये बैंक के साथ होता है। उसके बाद है DIR, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, ये डिस्क्रिमिनेशन के बिहाफ में ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे काम ही करता है, कुछ डायरेक्टिव्स इशू कर देता है। कह रहा है आरबीआई इशू डायरेक्टिव्स टू द बैंक रिगार्डिंग एडवांसेस, डायरेक्टिव आर रिगार्डिंग द पर्पस व्हिच लोन्स मे और मे नॉट बी गिवन। तो कुछ लोन देने और लोन लेने के बिहाफ में आरबीआई को इशू कर देता है डायरेक्टिव्स, बोलता है भैया तुमको इतना ही लोन देना पड़ेगा या इतना तक दे सकते हो, उसके बिहाफ में कुछ डायरेक्टिव्स इशू कर दिया, फिर तुम उससे बाहर जा ही नहीं सकते हो। पप्पा से बाहर जाना औकात के बाहर की चीजें हैं, है ना, ये चीज। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन, अगर वो भी नहीं माने तो फिर भाई डायरेक्ट एक्शन, कॉलर पकड़ा, उठा दिया ऐसे और लेके लगा दिया चाटा खींच के, नहीं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। किसके लिए? बैंक के लिए, है ना। कौन लेती है? आरबीआई। उसके बाद है मोरल सुएशन, जो नैतिक कुछ कारण होते हैं वो मोरल सुएशन वो भी लेते हैं। आरबीआई कह रहा है अंडर मोरल सुएशन आरबीआई इशू पीरियोडिकल लेटर्स बैंक टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर क्रेडिट जनरल और एडवांस अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटीज। तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए अगर कुछ लेटर्स इशू करना होता है तो वो भी इशू कर देती है। तो ये बात आपकी बात आ गई कहानी बैंक्स की, ठीक है। सर एक बात बताइए, ये तो आरबीआई ने लगा दिया बैंकों को तमाचा, आरबीआई ने बोल दिया भैया ये चीज है, आरबीआई ये करती है, आरबीआई सब कुछ करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का सारा काम वो देख ली, ठीक, मान गए। अब एक बात बताइए, क्या कुछ ऐसा स्कीम है क्या कि जब कस्टमर्स को किसी कमर्शियल बैंक से, किसी रीजनल रूरल बैंक से, किसी शेड्यूल्ड बैंक से परेशानी हो तो वो क्या कोई कंप्लेन कर सकता है क्या आरबीआई को? हैं बताइए। जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी भी सर्विसेज से बैंक बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस नहीं, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो उसका बैंड बजेगा ना, मतलब बता नहीं सकता। तो अगर आपके पास देखो, आपको अब ये मत कहना कि भैया मेरा लोन नहीं पास कर दे रहा है तो उसके लिए ये कर, बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन पास नहीं कर रहा है तो फिर हम इसको कंप्लेन कर देंगे, वैसा नहीं। सर्विसेज जैसे एटीएम नहीं आपको दे रहा है, आपका लोन जेन्युइन सब कुछ रहने पर भी नहीं दे पा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा जो सही हो, है ना, जो लगता है कि भैया बहुत दिन परेशान कर रहा है, बैंक में ये काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके बिहाफ में तब आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं, तब आपको सुनेगा। और ये तब कर सकते हैं जब बैंक का रिप्लाई आया हो कि या नहीं आया हो, आपके काम करने मतलब बैंक को आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन का रिप्लाई आया तो रिप्लाई आ गया और उस पर काम नहीं हुआ तो भी, और अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अगर आपको बैंक में लगता है कि भाई ये काम जेन्युइन है, होना चाहिए और नहीं हो रहा है, आप सीधे उसको बैंकर को कहिए जा रहा हूं मैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत कंप्लेन करने। वो आप यकीन मानिए वो फिर ना नाक मुंह पता नहीं क्या क्या पकड़ के आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए, तो आइए हम पढ़ते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देखो बेसिक चीज है, क्या कंप्लेन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो देखेंगे, क्या और इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें देखेंगे, और किस किस चीज का कंप्लेन करना है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको पढ़ के आइएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्या कह रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, कह रहा है व्हाट इज द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम enables और expeditious inexpensive forum to bank customers for resolution of complaint। किसके लिए? कंप्लेन के लिए। relating to certain services rendered by the bank, जो बैंक सर्विसेज देती है उसके रिगार्डिंग कंप्लेन के लिए है। कह रहा था बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय द आरबीआई एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1995। अभी 2021 वाला जो है नया वो चल रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट में कब आया? 1995 से, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में इसको मेंशन किया गया है। अब क्या है हु इज, कह रहा हु इज बैंकिंग ओम्बड्समैन, कह रहा बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? सीनियर ऑफिशियल है जो आरबीआई का मतलब अपॉइंट किया है
टू रिड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट, किसके लिए, कस्टमर के कंप्लेंट को देखने के लिए सिर्फ रखा गया है इसको, अगेंस्ट डेफिशिएंसी सर्टेन बैंक सर्विसेज, किसी बैंक की सर्टेन अगर कोई सर्विसेज नहीं दे पा रहा है उसके तहत आप कंप्लेन करिए, आपको ये तुरंत रिप्लाई देगा। कह रहा है हाउ मेनी बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड एंड वेयर दे आर लोकेटेड, तो एज ऑन डेट बोल रहा 15 बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटेड विद देयर ऑफिसेस, अलग अलग ऑफिसेस से जो आरबीआई के वहां पे। कह रहा है व्हिच आर बैंक कवर अंडर दी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, जो स्कीम था इसके तहत कौन कौन से बैंक इसमें आते हैं, तो सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर दी स्कीम। तो इसमें अगर आपका खाता है तो आप काम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट, मैं 2-4 पढ़ूंगा उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। ये एक बार मुझे लगता है कंप्लेन से तरह तरह के कंप्लेन हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, द बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन रिसीव एंड कंसीडर एनी कंप्लेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से लेकर बैंकिंग में जितना सर्विसेज है सबके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन पेमेंट ऑफ और इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल, चेक ड्राफ्ट बिल में अगर कोई डिले हो रहा है कलेक्शन में, नॉन पेमेंट में, तो आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ अ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स टेंडर्ड फॉर एनी पर्पस फॉर चार्जिंग कमीशन इन रेस्पेक्ट देयरऑफ, तो बोल रहा है कि अगर कोई चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, छोटा छोटा नोट यानी 5-10 रुपए वाला 20 रुपए वाला नोट नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो उस बिहाफ में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज विद कॉइंस, अगर कॉइंस भी नहीं ले रहा तो भी आप कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस और डिले इन पेमेंट ऑफ इनवॉर्ड रेमिटेंस, इसके लिए भी कर सकते हैं, है ना। नॉन अधेरेंस टू प्रिस्क्राइब वर्किंग आवर्स, अगर वर्किंग आवर्स के अंदर वो काम नहीं कर रहा तो भी कर सकते हैं। डिले नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीड्स विद द पार्टीज अकाउंट, तो इसके लिए भी कर सकते हैं। कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया इन रिलेशन टू देयर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड डिपॉजिट इन अदर बैंक रिलेटेड मैटर्स, तो बोल रहा है भैया कोई बैंक है फॉरेन का है, मतलब फॉरेन का इंसान और इंडिया में बैंक अकाउंट है और उसके रिलेटेड कंप्लेंट कुछ है तो वो कर सकता है। सारा चीज देख लो, एटीएम से रिलेटेड कुछ हो तो कर सकते हैं। नॉन डिसबर्समेंट डिले इन पेंशन से रिलेटेड कोई डिसबर्समेंट है तो कर सकते हैं। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट डिले इन एक्सेप्टिंग पेमेंट टू और टैक्स के रिवॉर्ड्स में कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कर सकते हैं। रिफ्यूजल अगर डिले इन इशूइंग और फेल्योर टू सर्विस डिले, किसी तरह का आपका जो सर्विस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या कोई भी सर्विस है उसके लिए डिले कर सकता है तो कर सकते हैं। रिफ्यूजल टू क्लोज डिले क्लोजिंग इन द अकाउंट्स को क्लोज या ओपन करने में दिक्कत कर रहा है तो कर सकते हैं। नॉन अधेरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय द बैंक, नॉन अधेरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ बैंक, तो ये सारी सर्विसेज क्या है ना कर सकते हैं। लोन के रिगार्डिंग भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए अ कस्टमर कैन आल्सो लॉज कंप्लेन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ डेफिशिएंसी इन द सर्विस टू रिस्पेक्ट लोन एंड एडवांसेस, तो उसके लिए ये टर्म एंड कंडीशंस होने चाहिए, बस आप कंप्लेन कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन कैन वन फाइल ए कंप्लेंट, कब कोई कंप्लेन कर सकता है, ये भी है ना, हमेशा जैसे तैसे नहीं कर सकता है। वन कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक within a period of 1 month and after bank concerned as they received one's presentation or the bank rejects the complaint or if the complaint is not satisfied with the reply given by bank, तो देखो ये तब कर सकते हैं आप कंप्लेन जब बैंक को आपने क्या बोल दिया, ठीक है। डायरेक्टली ओम्बड्समैन स्कीम में नहीं चले जाइएगा कि बैंक माना नहीं चल गया, वहां पहले बैंक को कंप्लेन करिए। बैंक अगर आपको रिप्लाई नहीं देता है या अगर आपको रिप्लाई दिया उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो अब जाके कंप्लेन कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन विल वन कंप्लेंट नॉट बी कंसीडर द, अब बोल रहा है कब जो है ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत उसका कंप्लेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कह रहा है और वंस कंप्लेंट विल नॉट बी कंसीडर इफ, किसी का कंप्लेंट कंसीडर नहीं होगा कब, one has not approached his bank for redressal in his grievance first, बोल रहा है डायरेक्टली आ गया आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में, अपने बैंक में गया भी नहीं तो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा कौन, ओम्बड्समैन स्कीम के साथ आरबीआई। One has not made the complaint within the 1 year from date of has received reply the bank or if no reply is received it is more than 1 year 1 month from the date of reply। देखो क्या है कि अगर 1 महीने के अंदर, ठीक है, माने तुमने कंप्लेन किया किसको, बैंक को, बैंक ने 1 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, और फिर 1 साल से ज्यादा हो गया उस रिप्लाई का तो फिर ये कंसीडर नहीं करेगा। 1 साल के अंदर रहेगा तो कंसीडर कर लेगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंप्लेंट इज पेंडिंग फॉर डिस्पोजल हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट एनी अदर फोरम लाइक कोर्ट ऑफ लॉ कंज्यूमर कोर्ट, अगर सब्जेक्ट मैटर यहाँ किसी में पेंडिंग है
मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में, कंज्यूमर कोर्ट में, तो भी नहीं कंसीडर करेगा। और द इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट अगेन नॉट कवर द स्कीम, अगर वो इंस्टीट्यूशन इसके अंदर नहीं आता तो भी नहीं करेगा। द सब्जेक्ट मैटर कंप्लेंट इज नॉट विद द एम्बिट ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, और सब्जेक्ट मैटर जो आप कंप्लेंट कर रहे हो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर नहीं है तो भी नहीं करेगा। तो ये सारा चीजें आप देखिएगा। प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट फाइल करने का? एक कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है, सिंपली एक आपका क्या एक राइटिंग एप्लीकेशन लिख सकता है, और या फिर ऑनलाइन जाके वो कंप्लेन कर सकता है। वेयर कैन वन लॉज कंप्लेन, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, कह रहा वन विल लॉज हिज हर कंप्लेंट द ऑफिस बैंकिंग ओम्बड्समैन अंडर दी होल जुरिसडिक्शन द बैंक। देखो ये बोल रहा भाई साहब कहां से कंप्लेन कर सकता है, तो अपना ब्रांच जहां पे आपका अकाउंट होगा उसके नाम पर कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कैन कंप्लेंट बी फाइल वंस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जी बिल्कुल, अगर कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तभी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अदर देन एडवोकेट को छोड़कर। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है। ये देखिए कि हाउ डज द अपीलेट अथॉरिटी डील विद द अपील, कैसे डील करेगा अपीलेट अथॉरिटी, इसको एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या अपीलेट अथॉरिटी में डिसमिस द अपील, allow the appeal and set aside award and send the matter to the banking ombudsman for the fresh disposal according with the such direction as the appellate authority consider necessary or proper। तो ये तो appellate authority क्या रिएक्ट करेगा वो चीजें तो बेसिक चीजें कुछ है, खास नहीं है। वो बोल रहा है कि या तो डिसमिस कर देगा या अलाउ करेगा या सेंड करेगा मैटर को आरबीआई को ओम्बड्समैन स्कीम के तहत, या मॉडिफाई कर देगा या कोई उसके बिहाफ में ऑर्डर पास कर देगा। तो यही काम है उसका, और क्या कर सकता है, नहीं जी। बाकी थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, लास्ट में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेन था मैंने आपको पढ़ा दिया। बैंकिंग ओम्बड्समैन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मैंने दिया, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा ये दिया नहीं है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।